यहाँ पर क्लास 9 का कराना है ना केमिस्ट्री। क्लास 9 का चैप्टर 1 चैप्टर 2 का हम कल कुछ करेंगे। हम लोग केमिस्ट्री का जो ऑब्जेक्टिव है इसका मिलान करेंगे। तो यहाँ पर पहला क्या क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पदार्थ है। तो पदार्थ यहाँ पर चुनना है। तो पहले पदार्थ हम लोग को पता ही है, जिसका द्रव्यमान और आयतन होगा वो क्या है, पदार्थ है। तो यहाँ पर देखो, ये बताओ, गंध, गंध कोई पदार्थ है, ठंडा कोई पदार्थ है, प्रेम कोई पदार्थ है। यहाँ पर पदार्थ कौन हो जाएगा, ठंडा पेय हो जाएगा, यानी पीने वाला ठंडा पेय पदार्थ क्या हो जाएगा, यहाँ पर पदार्थ हो जाएगा। लेकिन हाई जो गंध दिया है, ठंडा दिया है, प्रेम दिया है, ये सब पदार्थ नहीं है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, किसी ठोस पदार्थ नहीं, कहा जा रहा है किसी ठोस पदार्थ सीधे वाष्प में परिवर्तन होना, यानी ठोस से सीधे कौची में परिवर्तन होना, वाष्प में परिवर्तन होना, इसे क्या कहते हैं, उद्युपातन कहते हैं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे कह रहा है वाष्पन की क्रिया क्या उत्पन्न करती है। वाष्पन की क्रिया से हम लोग को ठंडक मिलता है ना, ठंडक महसूस होता है वाष्पन की क्रिया से। नदी तालाब के किनारे चले जाए तो क्या मिलेगा, ठंडक मिलेगा। आगे कह रहा है कि वायु दाब जैसे जैसे घटता है, मतलब वायु दाब जैसे जैसे घटाएंगे वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक क्या होगा, घटेगा ना, द्रव का क्वथनांक घटेगा। जैसे प्रेशर कुकर होता है, प्रेशर कुकर में क्या हो जाता है, खाना जल्दी बन जाता है क्योंकि उसमें दाब बढ़ता है। दाब बढ़ने से क्वथनांक बढ़ जाता है और दाब घटाने पर क्या होता है, क्वथनांक घटता है। तो इस तरह हम लोग याद कर लेंगे कि यहाँ पर वायु दाब जैसे जैसे घटाएंगे वैसे वैसे क्वथनांक क्या होगा, घटेगा। ठीक है, वैसे वैसे क्या होगा, क्वथनांक घटेगा। तुम लोग बताओ। यहाँ पर आगे कह रहा है कि गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है, गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है, संघनन। जो वर्षा होती है किस क्रिया द्वारा होती है, संघनन क्रिया द्वारा होती है। तो गैस में द्रव का परिवर्तन होना संघनन क्रिया, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे कह रहा है वह ताप जिस ताप पर ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तन होता है, यानी वह ताप जिस ताप पर, अब ताप बताना है तो उस ताप क्या कह देंगे, द्रवणांक कह देंगे। यानी जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में पिघलेगा उसे क्या कह देते हैं, द्रवणांक। हम ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पदार्थ के कोणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल को क्या कहते हैं। यहाँ पर पदार्थ के बहुत सारे कण होते हैं, उस सारे कण आपस में बंधे होते हैं किस बल के कारण, अंतरालिक बल के कारण, ऑप्शन सी हो जाएगा। वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों तरफ फैल जाती है क्या कहलाती है, उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, विसरण। ऑप्शन नंबर बी। यानी कोई भी गैस रहेगा, गंधहीन गैस है या कुछ भी है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पूरे कमरा भर में चारों तरफ फैल गया तो इस पूरी प्रक्रिया विसरण के कारण फैलती है। तो ये कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 100 डिग्री ताप पर 100 डिग्री ताप का केल्विन में क्या मान होगा। हम लोग को पता है कि केल्विन में अगर मान निकालना है तो डिग्री सेल्सियस प्लस कितना होता है, 273.15 इतना होता है। तो यहाँ पर 100 डिग्री को हमको कोची में चेंज करना है, केल्विन में चेंज करना है। अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 373.15 क्या हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है। आगे कह रहा है कि स्वरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण है। यहाँ पर उच्च ताप जो प्लाज्मा अवस्था है यह सूर्य तारा के आसपास दिखाई देता है ना, तारों के आसपास दिखाई देता है, ऑप्शन सी। कौन सा अवस्था है, पदार्थ का चौथा अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है, बढ़ता है। काहे कि कोई भी पदार्थ को, कोई भी गैसीय कण को अगर गर्म करेंगे तो उसका आयतन क्या होगा, बढ़ेगा, यानी फैलेगा ना। तो इसका आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन कहा जा रहा है कि हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग में क्या परिवर्तन होता है। हवादार जगह है और उसका हवा का वेग क्या कर दिए, बढ़ा दिए। जब हवा का वेग बढ़ा देंगे तो क्या होगा, हवा का वेग बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वाष्पन की क्रिया बढ़ेगी। अरे हम लोग कपड़ा सुखाने के लिए रख देते हैं तो कपड़ा सुखाने के लिए रख देते हैं, बताओ जब अधिक हवा चलेगा तो जल्दी हम लोग कपड़ा सूख जाएगा, यानी वाष्पन की क्रिया क्या होता है, बहुत तेजी से होता है। तो यानी हवादार जगहों पर द्रव के वाष्प का वेग में क्या परिवर्तन होगा, यहाँ पर बढ़ेगा, यहाँ पर उसका क्या हो जाएगा, वाष्पन की क्रिया बढ़ जाएगी। आगे कहा जा रहा है कि पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है, पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था होती है, यह तारों के आसपास देखने को मिलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि प्लाज्मा अवस्था निम्न में से किसमें नहीं उपयोग है? जो ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट में भी हम लोग प्लाज्मा अवस्था का उपयोग करते हैं, जिसके कारण ट्यूबलाइट में रंग बिरंग का मतलब उसका प्रकाश देखने को मिलता है ना। जो सूर्य है, सूर्य तारा के आसपास प्लाज्मा अवस्था देखने को तो मिलता ही है, लेकिन चंद्रमा है, चंद्रमा के पास प्लाज्मा अवस्था है नहीं है। चंद्रमा के पास तो अपना वायुमंडल खुद ही नहीं है, खाली हम लोग के वायुमंडल से जी रहा है नहीं। आगे कह रहा है कि ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है, और ऊर्जा का एसआई मात्रक पूछेगा तो जूल होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन पदार्थ का ऊर्ध्वपातन नहीं होता है? निम्न में से कौन सा? हाँ, जल का नहीं होगा। काहे कि हम लोग ऊर्ध्वपातन की क्रिया में पढ़े हैं, उदाहरण नौसादर पढ़े हैं, यहाँ पर आयोडीन पढ़े हैं, कपूर पढ़े हैं, अमोनियम क्लोराइड भी पढ़े हैं ना। यहाँ पर जल का हम लोग ऊर्ध्वपातन नहीं कर सकते हैं, यानी जल को तीनों चरणों में गुजरना पड़ेगा, ठोस के बाद द्रव में गुजरना पड़ेगा, तब तो जाकर गैसीय अवस्था में आएगा। आगे क्वेश्चन कहा जा रहा है 17 क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन पदार्थ का मौलिक गुण है? देखा, पदार्थ का मौलिक गुण जो बहुत लोग यहाँ पर मारे हैं, ठोस, द्रव, गैस, यहाँ पर उसका अवस्था हो गया। तो जो मौलिक गुण होता है, केवल दो चीज देखते हैं, द्रव्यमान और आयतन। द्रव्यमान आयतन देखकर हम लोग यहाँ पर पदार्थ का यही मौलिक गुण है। मतलब मौलिक गुण कहने का मतलब मुख्य रूप से कौन सा पदार्थ का गुण हो सकता है जिसका द्रव्यमान हो, आयतन हो, यही इसका क्या हो जाएगा? मौलिक गुण हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 18, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? जो ठोस अवस्था होता है उनमें दो कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है। जितना कम रिक्त स्थान रहेगा उसमें उसके कणों की ऊर्जा क्या रहेगा? उतना ही कम रहेगा। तो ठोस के अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है, उससे अधिक द्रव का होता है, उससे अधिक गैस का होता है। तो सबसे कम यहाँ पर ठोस का हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे कह रहा है कि दाब के प्रभाव से पदार्थ का आयतन कम होने की क्रिया को क्या कहते हैं? यानी दाब के प्रभाव से, यानी जो गैस है, गैस को हम सिकुड़ा कैसे सकते हैं? दाब अधिक लगाएंगे तब नहीं जाकर सिकुड़ेगा गैस। तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं? संपीड़ितता कहते हैं। इस क्रिया को क्या कह देंगे? संपीड़ितता कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। संपीड़ितता मतलब सिकुड़ाने की क्षमता। वायुमंडलीय दाब कितने पास्कल के बराबर होता है? 10⁵ 10⁵ का मतलब 1 लाख। 1 लाख के बराबर होता है। यहाँ पर एक वायुमंडलीय दाब 1 लाख पास्कल के बराबर होता है। काहे कि दाब का ऐसा मात्रा क्या होता है? पास्कल होता है। इसे एक वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो सोचो हम लोग के ऊपर कितना वायुमंडलीय दाब लग रहा है? 1 लाख नहीं, एक वायुमंडलीय दाब लग रहा है। एक वायुमंडलीय दाब बराबर 1 लाख पास्कल, यानी हम लोग के ऊपर 1 लाख पास्कल का क्या लग रहा है? दाब लग रहा है। लेकिन हमको अनुभव नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग को शुरू से ही यह दाब झेलने का हम लोग को क्या हो गया? अनुभव हो गया है ना। आगे यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है 21 में, यहाँ पर वाष्पीकरण की क्रिया द्रव में किस भाग में होती है? वाष्पीकरण की क्रिया जो हम लोग देखते हैं यह जल के सतही भाग से होती है। जल के कहां से होता है? ऊपरी भाग से, नीचे वाले भाग से नहीं होता है। और वाष्पन किसको कहते हैं? यानी किसी भी ताप पर कोई द्रव वाष्प में बदलता है, उसे क्या कहते हैं? वाष्पन की क्रिया कहते हैं। तो जो यह क्रिया होता है सतही भाग से होता है, द्रव के सतहीय भाग से, न कि बीच वाला भाग या आंतरिक वाले भाग से, अंदर से होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो कितना डिग्री ताप पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। बताओ, जिसका घनत्व अधिक तो उसका आयतन कम होता है, उसका आयतन क्या होता है? तब ना उसका घनत्व अधिक है हो। आगे कह रहा है कि 37 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में क्या होगा? यहाँ पर जो फ़ारेनहाइट निकालने के लिए है, इसका एक सूत्र है जो डिग्री सेल्सियस दिया है, m में 9/5 से गुणा कर देंगे और प्लस 32 जोड़ देंगे तो हम लोग का फ़ारेनहाइट में इसका मान निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर 37 डिग्री सेल्सियस का मान निकालना है, तो 37 गुणे 9.5 और प्लस 32, इसको करेंगे तो हमारा आएगा 98.6 फ़ारेनहाइट आएगा। 98.6 फ़ारेनहाइट। इसको पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 98.6 फ़ारेनहाइट। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि शुद्ध जल का घनत्व
कितना होता है। जो शुद्ध घनत्व शुद्ध जल है इसका घनत्व कितना होता है। हम लोग को पता है कि घनत्व के SI मात्रक ग्राम प्रति सीएम की होता है या किलोग्राम प्रति, यहाँ पर देखा ग्राम प्रति सीएम की हो गया या किलोग्राम प्रति मीटर की होगा, समझा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो शुद्ध जल है यानी जितने भी वस्तु का घनत्व मापा जाता है ना, जल के घनत्व से तुलना कर मापा जाता है, उसे अपेक्षित घनत्व कह देंगे ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में ही देखने को मिल रहा है 1 ग्राम प्रति सीएम की देखने को मिल रहा है ना। आगे कर रहा है कि जब बर्फ पिघलता है तब इसका आयतन। देखा बर्फ में क्या होता है कि जब बर्फ पिघलता है 0 डिग्री सेल्सियस से। पिघलता कितना से है, 0 डिग्री सेल्सियस से पिघलता है, और 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाता है, इसका घनत्व अधिक हो जाता है, इसका घनत्व अधिक हो जाता है, यानी आयतन क्या हो जाएगा, आयतन कम हो जाएगा, आयतन कम हो जाएगा। हमको आयतन का तुलना न करना है। तो 4 डिग्री से 0 डिग्री से 4 डिग्री आता है तो पहले यहाँ पर आयतन घटता है, पहले आयतन क्या होता है, घटता है। फिर उसके बाद 100 डिग्री सेल्सियस तक इसका आयतन बढ़ता है। कहा कि किस अवस्था में आना चाहता है, गैसीय अवस्था में आना चाहता है। तो गैसीय अवस्था में द्रव से क्या होता है, अधिक आयतन होता है, द्रव से क्या होता है, अधिक आयतन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा कि पहले घटता है उसके बाद बढ़ता है। तो पहले घटेगा कितना डिग्री सेल्सियस तक, 4 डिग्री सेल्सियस तक। कहा कि द्रव यहाँ पर ठोस पिघलता है, जो जल है ठोस अवस्था में, तो यह बर्फ पिघलता है 0 डिग्री पर, तो 0 डिग्री से 4 डिग्री तक इसका घनत्व क्या होगा, कम होगा। फिर उसके बाद 4 डिग्री से 100 डिग्री तक इसका घनत्व करेंगे, इसका आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। यानी 0 से 4 जाएंगे तो इसका आयतन घटेगा, फिर उसके बाद 4 डिग्री से 100 डिग्री तक बढ़ेगा। तो इसका मतलब है कि जल का जो यहाँ पर जल है, शुद्ध जल नहीं कह रहा है कि जब बर्फ पिघलता है तो इसका आयतन पहले घटता है, फिर उसके बाद बढ़ता है। तो जो बोतल में अगर पूरा बोतल भर कर और उसको फ्रिज में रख देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आयतन अधिक रहेगा, ठीक है। जब द्रव अवस्था में है तो लगभग इसके टेम्परेचर के आसपास है ना। तो द्रव में यहाँ बोतल में पानी पूरा भर देंगे, भरने के बाद फ्रिज में रख देंगे तो उसका आयतन क्या होता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है, यानी ढक्कन पूरा अपने से क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। हाँ, थोड़ा सा आयतन बढ़ जाता है। तो बताओ इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 25 का ऑप्शन भी हो जाएगा। बहुत इंपोर्टेंट है कि द्रव जो बर्फ होता है पिघलता है तो पहले आयतन घटता है फिर बढ़ता है, ये याद होना चाहिए। यहाँ पर पहला चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया, 25 क्वेश्चन था। यहाँ पर दूसरा चैप्टर में कह रहा है कि यौगिक में तत्व का अनुपात क्या होता है। यौगिक में तत्व का अनुपात, कोई भी यौगिक ले लेंगे उसमें तत्वों का अनुपात क्या होता है, निश्चित होता है, एक निश्चित अनुपात में होता है। उसका स्रोत से मतलब नहीं है कि यह कहां से प्राप्त किया गया है। यहाँ पर परिक्षिप्त प्रवस्था एवं परिक्षेपण माध्यम से मिलकर बने विलयन को क्या कहते हैं, यहाँ पर कोलाइडीय विलयन कहते हैं। जो इससे पहले मतलब कोलाइडीय विलयन एक प्रकार के विलयन ही है। तो जो इससे पहले जो सामान्य विलयन होते हैं उसमें विलायक और विलय होते हैं, लेकिन जो कोलाइडीय विलयन होते हैं उसी का नाम क्या रख जाएगा, परिक्षिप्त प्रवस्था एवं परिक्षेपण माध्यम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना इसको। आगे कह रहा है निम्न में से कौन शुद्ध पदार्थ है, बताओ। तो शुद्ध कौन रहेगा, जिसका सूत्र रहेगा। अरे यौगिक क्या है, यौगिक शुद्ध पदार्थ है। यौगिक क्या है, यौगिक और तत्व क्या है, शुद्ध पदार्थ है। यौगिक तत्व के अलावा कोई भी दुनिया का पदार्थ रहे उसमें कुछ न कुछ अशुद्धियां पाई जाएगी। तो यहाँ पर यौगिक हो या तत्व हो, उनमें चुन लो दूध का कोनो यौगिक है, कोनो सूत्र है नहीं। रक्त में भी कुछ नहीं है। यहाँ पर मिश्र धातु, दो धातु को मिला दे तो खुद मिश्रण हो गया। यहाँ पर जो चूना है, चूना का हम लोग सूत्र जानते हैं CaCO। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। बताओ उधर यार, बताओ यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन निलंबन है। निलंबन तुम लोग बताए हैं निलंबन। यहाँ पर कोलाइडीय विलयन से हल्का सा उसका कण क्या होता है, विलय का कण बड़ा होता है। यहाँ पर निलंबन कौन हो जाएगा, मठमैला जल। जो मठमैला जल है उसमें मिट्टी का जो कण होता है कैसा होता है, निलंबन की तरह होता है, यानी थोड़ा सा कण क्या होता है, बड़ा होता है। तो जो मठमैला जल है यह निलंबन की तरह कार्य करता है। यहाँ पर आगे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कोलाइडीय है। यहाँ पर कोलाइडी कौन है, बताओ। जो
गोंद है, गोंद यहाँ पर कोलाइड हो जाएगा। लेकिन किसी को यहाँ पर धुआं पर शक होगा। धुआं जो है, धुआं यहाँ पर कोलाइडीय विलयन नहीं है, यहाँ पर कोलाइडीय विलयन इसको नहीं कहेंगे। यह धुआं में क्या होता है, यहाँ पर गैस में ठोस का विलय होता है। गैस में क्या होता है, ठोस का विलय होता है। इसको केवल विलयन कहेंगे, ना कि इसको कोलाइडीय विलयन कहेंगे ना। यहाँ पर गोंद हो जाएगा बी। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक है, बताओ निम्नलिखित में से कौन यौगिक है जिसका सूत्र हो जाए वह क्या है, यौगिक है। तो बताओ वायु तो तत्व नहीं है ना कुछ है, यहाँ पर मिश्रण हो जाएगा वायु। जो ऑक्सीजन है ये क्या है, तत्व है। यहाँ पर तांबा क्या है, तत्व है। लेकिन नमक NaCl इसका सूत्र होता है, सोडियम क्लोराइड इसका सूत्र होता है ना। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा। यौगिक हमको चुनना था। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से अधातु है, यहाँ पर जर्मेनियम मिश्र धातु हो जाएगा। यहाँ पर सिलेनियम यहाँ पर धातु है। सिलेनियम क्या है, धातु है। टाइटेनियम भी क्या है, धातु है। लेकिन जो आयोडीन है, आयोडीन क्या हो जाएगा, अधातु। एक और क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि ऐसा कौन सा धातु है जो धातुओं की तरह चमक होती है। नहीं, धातुओं की तरह चमक होती है तो आयोडीन। धातुओं की तरह चमक किसमें होता है, आयोडीन में होता है। बताओ इधर, नमक और अमोनियम क्लोराइड, नमक और अमोनियम क्लोराइड को क्या कर दिए, मिक्स कर दिए। तो बताओ इसको पृथक करना है, मतलब अलग अलग हम लोग किस तरह कर सकते हैं, बताओ उदपातन। काहे करेंगे, काहे कि जो अमोनियम क्लोराइड है यह उदपातन क्रिया का क्या है, उदाहरण है। तो आराम से हम लोग ये इसको अलग कर लेंगे। हाँ, ठोस अवस्था से गैस अवस्था में यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड निकल जाएगा। इसको क्या कर लेंगे, अलग बर्तन में इसको हटाकर उसको ठंडा करके बाहर कर देंगे। तो दोनों क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यहाँ पर नमक और अमोनियम क्लोराइड को हम लोग पृथक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर उदपातन क्रिया करेंगे। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। यहाँ पर बताओ, दूध से क्रीम को पृथक करने के लिए जिस विधि का उपयोग किया जाता है वो कौन सा है, अपकेंद्रीय। सुनने यार, तुम लोग देखे होंगे अब केंद्रीय विधि देखे होगे ना, बहुत जगह देखा होगा वॉशिंग मशीन में। और यहाँ पर दूध से क्रीम निकालने के समय तुम लोग देखे होंगे। बताओ आगे कह रहा है कि दो घुलनशील द्रव, तुम लोग बताए घुलनशील द्रव और अघुलनशील द्रव। जो द्रव में घुल जाए उसको, उस पदार्थ को क्या कहेंगे, घुलनशील, और जो नहीं घुले वो अघुलनशील। यहाँ पर कहा जा रहा है कि दो घुलनशील द्रवों की मिश्रण को पृथक किया जाता है। मतलब जैसे पानी में नमक भी घुल जाता है, चीनी भी घुल जाता है। तो इन दोनों को यहाँ पर चीनी को और नमक को दोनों को अलग कर देना है पानी से। तो हम लोग कौन सा विधि यहाँ पर अपनाएंगे, सरल आसवन विधि। सरल आसवन विधि में क्या होता है, यहाँ पर दो ऐसे विलय होते हैं जिसका वाष्पन, जिसका यहाँ पर अलग अलग टेम्परेचर पर क्या होता है, द्रव यहाँ पर वाष्पन इसका होता है, जिसके चलते क्या हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। यानी सरल वाष्पन, सरल आसवन विधि से इसको क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, सरल आसवन लगाएंगे। अब बताओ यहाँ पर जो एल्कोहल है, एल्कोहल जल दोनों आपस में मिल गया, तो इसको प्रभाजी आसवन से अलग करेंगे। इसको किसको आसवन यहाँ पर अलग करेंगे, प्रभाजी आसवन से अलग करेंगे। मतलब एल्कोहल और जल आपस में मिल गया तो इसको प्रभाजी आसवन से अलग कर देंगे। कहेंगे जो एल्कोहल होता है इसका वाष्पन 78 डिग्री सेल्सियस होता है, और जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसके कारण इसको अलग पहले ही कर लेंगे। किसको, एल्कोहल को। कौन सा क्वेश्चन, 36। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन मिश्रण नहीं है, तो लोग पता है मिश्रण कौन होता है, कोलाइड एक प्रकार का मिश्रण है, समांगी मिश्रण, विलयन है, मिश्र धातु भी एक प्रकार का है, मिश्रण है। बताओ मिश्र धातु समांगी मिश्रण है कि विषमांगी, समांगी मिश्रण है। कुल दोनों को यहाँ पर तांबा ले लिए, यहाँ पर जस्ता ले लिए, दोनों को द्रव अवस्था में कर इसको क्या कर देंगे, मिला देंगे। एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है द्रव अवस्था में बदलकर। तो दोनों मिलाने के बाद एक रूप मतलब इस तांबा जैसा लगता है, ना ही यहाँ पर जस्ता जैसा लगता है। दोनों को मिक्स कर देंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, पीतल बन जाएगा। तो यहाँ पर समांगी मिश्रण बनता है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर मिश्रण है ना, यौगिक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
बताओ निम्नलिखित में से यौगिक चुने। बताओ यौगिक चुनना है। जल क्या है? यौगिक है। पीतल मिश्र धातु है। यहाँ पर लोहा तत्व है। अब क्लोरीन क्या है? क्लोरीन गैस है, लेकिन ये अणु के रूप में है। इसका अणु सूत्र है। एक मतलब यहाँ पर दो का ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर जल भी यौगिक है और क्लोराइड भी क्या है? यौगिक है। यहाँ पर एक है हाँ क्लोरीन गैस। जो क्लोरीन गैस है एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना है, मतलब एक ही प्रकार के परमाणु वाला यौगिक है। और जो जल है, जल दो परमाणु से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, यानी द्वि परमाणविक अणु है। तो यहाँ पर दोनों ए और डी जो दोनों में से कौन मारे हैं तो उसका क्या है? दोनों सही है। बताओ निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक अधातु है? यानी ऐसा अधातु चुनना है जो क्या होके विद्युत का सुचालक होके। लेकिन जो सुचालक का गुण है यह धातुओं में देखने को मिलता है। सुचालक हाँ अपवाद है। ये पेंसिल के काले भाग में पाया जाता है। बताओ निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? उपधातु बताना है। हम बताए हैं तुम लोग को कि 7 उपधातु होता है। इस 7 उपधातु में से जर्मेनियम क्या है? उपधातु है। यहाँ पर कॉपर उपधातु है ये नहीं है। आयरन यहाँ पर उपधातु है ये नहीं है। सिल्वरो नहीं है। यहाँ पर जर्मेनियम हो जाएगा। बताओ तापक्रम बढ़ाने पर किसी द्रव में गैसीय पदार्थ की विलेयता क्या होती है? यानी तापमान बढ़ाएंगे तो गैसीय नहीं ठोस पदार्थ की विलेयता बढ़ती है। अब बताओ पानी में हम लोग चीनी मिलाकर गर्म करेंगे तो ठोस पदार्थ की विलेयता बढ़ती है, लेकिन गैसीय पदार्थ को बताना है। यानी जो हम तुम लोग बताए थे कोल्ड ड्रिंक बताए थे कोल्ड ड्रिंक। तो कोल्ड ड्रिंक में CO2 होता है। CO2 को यहाँ पर क्या किया जाता है? मिलाया जाता है। विलय के रूप में CO2 को क्या किया जाता है? मिलाया जाता है। तो CO2 को मिलाने के लिए उसको गर्म नहीं किया जाता बल्कि ठंडा किया जाता है, यानी दाब को बढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर तापक्रम बढ़ाने पर किसी द्रव में, यहाँ पर ध्यान देना है गैसीय पदार्थ की विलेयता। अगर गैसीय पदार्थ नहीं दिया रहता, यहाँ पर ठोस दिया रहता तो जाकर हम लोग का सही होता। तो यहाँ पर बढ़ेगा नहीं घटेगा ना, घटेगा। आगे कहा जा रहा है कि साधारण नमक को जलीय विलयन से किसी यहाँ पर कह रहा है कि साधारण नमक को जलीय विलयन से किस विधि द्वारा अलग करेंगे? अब खाली वाष्पीकरण कर देंगे, पानी उड़ जाएगा, केवल नमक है तो नमक बच जाएगा। समुद्र से जो नमक निकाला जाता है किस विधि द्वारा निकाला जाता है? वाष्पीकरण विधि द्वारा ही निकाला जाता है। आगे कहा जा रहा है कि बादल एक प्रकार का है। बादल एक प्रकार का कोलाइड है। कोई समझेगा क्या है? गैस है। जब गैस है तो ग्रुप में नहीं रहता है। गैस क्या रहता है? ग्रुप में नहीं रहता है। और देखा ग्रुप में रहेगा लेकिन बिखरा हुआ रहेगा। लेकिन जब बादल का रूप ले लेता है, एक बड़ा बादल भी हो सकता है, छोटा बादल हो सकता है, यानी एक गैसों का बड़ा ग्रुप हो सकता है, छोटा ग्रुप हो सकता है। जो इसका ग्रुप है यह गैसीय अवस्था में नहीं होता है। किस अवस्था में होता है? कोलाइडीय अवस्था में होता है ना। कौन अवस्था में होता है बादल? कोलाइड अवस्था में होता है। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? ध्यान से देखना, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। यानी रासायनिक परिवर्तन आना चाहिए कि किसको कहते हैं? यानी वैसे पदार्थ जिसको एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कर दिए तो पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में न आए, उसको क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। बताओ तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है? यहाँ पर दही का बहुत खट्टा होना। अब बताओ दही खट्टा हो गया है, अब फिर से अब उस दही के खट्टापन लेवल को खत्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अब बताओ दूध का जमना। दूध का जमना का यहाँ पर मतलब है दूध से दही बनाने की बात कहा जा रहा है। आगे कह रहा है कि दूध को मक्खन बनाना। दूध को मक्खन बनाना। अब बताओ दूध से मक्खन बना दिए, मतलब दूध से हम लोग उसका क्रीम निकाल दिए तो फिर से क्रीमों को दूधा में डालकर नहीं बना देंगे। अरे बिना दही में चेंज किए उसका मक्खन निकाल दिए, अब फिर से उसमें डालकर फिर से कर दिए तो मिक्स हो गया। यानी पुनः उसके अवस्था में क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। लेकिन दूध से पनीर बना दिए तो बताओ पनीर से दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन है, यानी भौतिक परिवर्तन देखना है। कौन हो जाएगा? दूध से मक्खन बनाना। दूध से मक्खन बनाना कौन सा हो जाएगा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। आगे बताओ लड़का में तुम लोग भी बताओ क्या तुम लोग बदमाशी करेंगे? बताओ यहाँ पर चौक को पीस कर, यानी
खली होता है ना, चौक को यहाँ पर क्या करना है, पीस कर जल में घोलने पर क्या बनेगा, निलंबन बनेगा। और चौक कितना बारीक कर उसका बना दीजिए, कितना भी छोटा छोटा बना देंगे, लेकिन जब उसको पानी में घोलने की बात आएगा तो वह एक हिसाब से विलय के अणु से क्या होगा, और थोड़ा सा बड़ा ही होगा, जिसके कारण किसका रूप ले लेता है, निलंबन का रूप ले लेता है। कौन सा ऑप्शन है, बी है। 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सामान्य तापक्रम पर गैसीय अवस्था में उपलब्ध तत्वों की संख्या, तुम लोग बताए हैं गैस टोटल 22 को है, उसमें से 11 को गैस अवस्था में है, मतलब गैस करें वो जो अधातु है, अधातु कितना है, और सरणी में 22 को है, उस 22 अधातु में से 11 को गैसीय अवस्था में है, 10 को ठोस अवस्था में है, और 1 को ब्रोमीन द्रव अवस्था में है। समझा? तो गैसीय अवस्था के बाद का है, तो कौन गैसीय अवस्था में है, 11 को है। यहाँ पर निम्नलिखित नहीं, निम्नलिखित कर रहे हो, सॉरी, यहाँ पर विलयन का वह घटक जिसका मात्रा अधिक होता है वह कहलाता है। तो लोग बताया है विलयन में 2 घटक होते हैं, एक विलय होता है, एक विलायक होता है। जिसका मात्रा अधिक होता है, हाँ, जिसका मात्रा अधिक होता है उसको कहते हैं विलायक, जिसका मात्रा विलयन में कम होता है उसे कहते हैं विलयन, विलय विलय। और दोनों को मिला देंगे क्या बन जाएगा, विलयन बन जाएगा ना। बताओ ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर बताओ निम्नलिखित में से कौन टिंडन प्रभाव का प्रदर्शन करता है। तो टिंडन प्रभाव तुम लोगों को बताया है क्या होता है टिंडन प्रभाव। तो टिंडन प्रभाव कौन दर्शाएगा, स्टार्च का विलयन। जो स्टार्च होता है, स्टार्च का विलयन क्या दर्शाएगा, यहाँ पर टिंडन प्रभाव दर्शाएगा। यहाँ पर अगर इससे टिंडन, यहाँ पर जो स्टार्च का विलयन है, इस विलयन से हम लोग अगर प्रकाश को गुजारेंगे, सीधी प्रकाश को गुजारेंगे, तो उससे क्या होगा, यहाँ के विलय के अणु से यह टकरा कर चारों तरफ छितरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है 48। खड़िया क्या है, बहुत लोगों को समझ में आ रहा है खड़िया क्या है, मिश्रण है, लेकिन खड़िया एक हिसाब से समझा जाए कि जो ठोस चूना होता है उसी को खड़िया कहते हैं। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट वो क्या कहते हैं, खड़िया कहते हैं। तो बताओ जब इसका सूत्र है तो ये क्या हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा। यहाँ पर रेत के सूक्ष्म कणों का जल में मिश्रण निम्नलिखित में से उदाहरण है। अब बताओ रेत का बारीक कर ले लिए, सूक्ष्म कर ले लिए, तो उसको जल में अगर घोल देंगे तो वह नीचे नहीं बैठेगा। जो पानी होता है, पानी में भी छोटा छोटा रेत के कण होते हैं, बताओ वह इतना आसानी से नीचे नहीं बैठ पाता है। उसको बैठाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नहीं गर्म नहीं करना पड़ेगा, उसमें हल्का सा फिटकरी मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, उसको उस कण के चारों तरफ लग जाएगा, जिसके चलते वो कण क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा और नीचे जाकर क्या हो जाएगा, कुछ समय बाद बैठ जाएगा। तो यहाँ पर रेत के जो सूक्ष्म कण होते हैं, इससे जो जल से मिश्रण बनेगा, कौन सा मिश्रण होगा, यहाँ पर निलंबन हो जाएगा। ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, यानी रासायनिक परिवर्तन देखना है भौतिक परिवर्तन को छोड़कर। बताओ जल का उबलना, अब जल को उबाल कर उड़ा दिए तो फिर से उसको जल बना देंगे, तो ये भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन को चुनना है। लोहा का पिघलना, अब लोहा को पिघला दिए तो फिर से ठोस अवस्था में बदल सकते हैं, यह भी क्या है, भौतिक परिवर्तन हुआ। जलवाष्प का संघनन, अब जलवाष्प से बारिश हो गया तो फिर से जलवाष्प में बदल सकता है, ये कौन सा परिवर्तन हुआ, भौतिक परिवर्तन। कोयला का जलना, अब कोयला को जला दिए फिर से कोयला बने, बताओ बनिए, नहीं बने, बताओ नहीं बनेगा तो कौन हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। तो हम लोग चैप्टर 1 चैप्टर 2 का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का मिलान कर लिए ना।